ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग डाइपोल से रिलेटेड। क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of 10 to the power 4 Newton per Coulomb experience a torque of 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. Calculate the dipole moment of dipole. कितनी बात सुनी? जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो याद होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव पे रिपल्शन होता है, नेगेटिव पे अट्रैक्शन होता है और टॉर्क लगता है, फिर वो टॉर्क की वजह से वो रोटेट करता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। तो सोल्यूशन करता हूँ। टॉर्क का जो फॉर्मूला था उसमें P इंटू ई इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट भी दिखाया था क्योंकि P डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना दोनों वेक्टर होता है और टॉर्क भी वेक्टर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट दिखाया था हम लोगों ने। तो वो वहाँ पे है। तो सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्या है कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल in an uniform electric field is given as tau is equal to P into E into sin theta। हमने थ्योरी क्लास में इस पूरे को ड्राइव भी किया है और डायग्राम बना के समझाया है। तो टॉर्क का वैल्यू कितना दे रखा हमारा, ये दे रखा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। और डाइपोल मोमेंट हमें निकालना है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 टू द पावर 4 और साइन 30 थीटा का वैल्यू 30 दे रखा है, साइन 30 डिग्री। कितनी बात सुनी? साइन 30 का वैल्यू था 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 और ये P है और ये 1/2 इंटू 10 टू द पावर 4, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। P को रोक के सबको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 और ये 2 ऊपर चला गया, 10 टू द पावर 4 नीचे चलाया, ये P आ गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 10 टू द पावर और ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में 4, तो 26 माइनस 4 30 आ गया। ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.8 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। इसका यूनिट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दे रखा 1.8 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर, ये यूनिट है इसका। ये हमारा वैल्यू आ गया। समझ में आया टॉर्क का कैसे यूज़ किया हम लोगों ने? नोट करिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे तो हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं और आप जब इसे रिवीजन करेंगे समझ में आता रहेगा, तो जब भी कभी ऑब्जेक्टिव के बुक उठाएंगे और करेंगे तो बहुत सारे सवाल करने में बहुत आसान लगेगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन है बहुत सिलेक्टिव है। बहुत सारे जो कंसेप्ट हमने थ्योरी में तो बताया ही बताया है और थ्योरी के बाद उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो अगर प्रिपरेशन सिंसियरली करना चाहते हैं तो दोनों पे फोकस करें, ठीक है। तो याद रखें, जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। तो अभी अगर ये वक्त है, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इसका एहसास होना चाहिए, वरना फिर पता चला कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लिया, रख लिया, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, फिर वो टेस्ट के दिन भी आ जाएंगे और फिर वो कुछ होगा नहीं। बाद में चला काश यार उसी वक्त में कर लिया होता। तो पेपर देखो कितने आसान आसान सवाल है, ये सब तो सब कराए गए थे इस तरह के कंसेप्ट पे क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन तो आप बोर्ड पे कराया गया था। तो फिर उस वक्त फिर मसला आ जाता है। तो जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे थे या देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस और मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स फॉर नीट एंड JEE, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सुनने वाले देखने वाले दूर से आप भी ये समझो, हम सिर्फ इन बच्चों को ही नहीं कह रहे हैं, आप भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वक्त है तो एहसास करो, महसूस करो इसे। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 50 centimeter away from its center O on the side of the positive charge. और दूसरा दे रखा पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये जो है एक डाइपोल है और इस डाइपोल का जो लेंथ है वो 5 mm है, 5 mm है। तो ये हम लोग लेते हैं डाइपोल का लेंथ 5 mm दे रखा है और ये जो लेंथ होता है हम लोग 2a के बराबर लेते हैं, 2a के बराबर। अब हम लोग बताया क्या कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉइंट P लेना है, P जो पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना। हम लोग जब भी कभी डिस्टेंस लेते हैं तो इस डाइपोल के सेंटर से लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेते हैं R, कितनी बात सुने। तो अगर इसका डिस्टेंस लेंगे तो R माइनस a के बराबर होगा P का डिस्टेंस, R माइनस a का होगा डिस्टेंस। और ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। मिलीमीटर में जब यहाँ से लेंगे तो ये 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो कंपेयर जब करेंगे मिलीमीटर सेंटीमीटर को तो डिफरेंस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है, जो a का जो वैल्यू है डाइपोल का, a 2a नहीं a 2.5 mm आएगा वो। और उसके कंपेयर में जो हमारा जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक होता है इक्वेटोरियल, एक होता है एक्सियल। तो एक्सियल में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है पता है हमारे, उसको हम लोग लिख के दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल, ठीक है ना। क्या आता है E अलोंग द एक्सियल के 2kp r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। याद है ये डराइव, याद है ये, ठीक है ना। r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर 2kp के p जो है ना, p डाइपोल मोमेंट है और r उसका डिस्टेंस है। लेकिन जब a अगर बहुत छोटा होता है तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इफ a इज मच लेस देन r देन इट इज नेग्लेक्टेड। और यही जो वैल्यू होता है E इज इक्वल टू a एक्सियल का वैल्यू हो जाता है 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो r पे 4 पावर आ जाएगा नीचे, एक r इससे कैंसिल हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जबकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था k³ अपन r स्क्वायर। तो वो स्क्वायर से, लेकिन डाइपोल में एक पावर ज़्यादा आता है, याद रखिएगा। r पे पावर जो है ना डाइपोल में हमेशा एक ज़्यादा आता है, जितना नॉर्मल पावर होता है जनरल फार्मूले में उससे एक ज़्यादा आता है। तो स्क्वायर का यहाँ क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये जो है 2k और p जो है ना 2a इंटू क्यू के बराबर है, r क्यूब। कितनी बात सुने, डाइपोल जो है हमारा इसके बराबर है 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये 2a का जो वैल्यू है 2a 5 mm है -3, ठीक है ना। तो क्या लेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये मीटर में चला गया, मिलीमीटर को मीटर में कर दिया, ठीक है ना। सॉरी ये 2 कहाँ से, ये 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 mm है ना इसका 2a का वैल्यू। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 ये आ गया हमारा 2a का वैल्यू। और चार्ज जो है ये
10 माइक्रोकूलम है, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 × 10⁻⁻⁶ ये ऊपर वाला टर्म हो गया। पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। 2 का वैल्यू, k का वैल्यू, और 2a का 5 मिलीमीटर था, मिलीमीटर को मीटर में 10⁻³ कर दिया, और चार्ज जो ना 10 माइक्रोकूलम था तो 10 माइक्रो को हटा के 10⁻⁶ कर लिया। और r जो है ना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है और वो 15 सेंटीमीटर में है। 15 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 15 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको है होल क्यूब है, हाँ होल क्यूब है ये, इसका होल क्यूब है, इसको कितनी बात उसमें। तो अगर हम लोग 10⁻⁻² को क्यूब लेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻⁻6 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻6 बच जाएगा प्लस का, क्योंकि -3 + 9 10⁻6 बच जाएगा, प्लस का 6 बचेगा। और ये 15 3 दफ़ा आएगा। 15 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 15 3 दफ़ा लेकर 2 9 5 और ये 10 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू आता है हमारा, इसका वैल्यू है 2.66 10⁵ न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन पर कूलम, इतना इसका वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻6 ही था, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2.66 आ जाएगा। और जब भी कभी एक्सियल में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग ये दो चार्ज को नाम देते हैं ए बी, तो A to B आ जाएगा, क्या करेंगे, अलोंग A to B इस तरह से जाएगा ये, कितनी बात सुन में। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये जो फॉर्मूले को हम लोगों ने इसको यूज़ कर रहे हैं, ये तो समझ में आ ही रही है। और इसे यूज़ करने के बाद हम लोग एजम्पशन भी ले लेते हैं इग्नोर करके, तो बाकी ये फॉर्मूले को हम लोग लेके चल रहे हैं। ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है आपका और यूज़ भी हो रहा है, कैसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट वो करने जा रहे हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग, ऊपर के पार्ट को और निचले पार्ट को कर रहे हैं। अब क्या बताया कि हमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के हेल्प से, मगर उसके इक्वेटोरियल पे निकालना है इस बार, क्योंकि नॉर्मल दे रखा, नॉर्मल मतलब इक्वेटोरियल पे। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल यानी 15 सेंटीमीटर पे लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारा इधर से अट्रैक्टिव हो जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है हमारा, यहाँ पे R का वैल्यू है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर क्यू है, ये वो तो P था, यहाँ पे Q लिया गया। अब हमें बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डाइपोल का। एक्सियल के डाइपोल का क्या फॉर्मूला होता है, याद है या मैं ही बताऊँ? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द इक्वेटोरियल, ये मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग इक्वेटोरियल, ठीक है ना, अलोंग इक्वेटोरियल। ये दे रखा है E इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, ठीक है ना। उसमें कॉस थीटा वगैरह सब करने के बाद, सब सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा फाइनल फार्मूला आता है। ये फार्मूला याद रखना है, कितनी बात सुनी। लेकिन यहाँ पे A को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इफ़ A इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इफ़ A इज़ लेस देन R, तो A को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो E जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा KP अपॉन R क्यूब, यहाँ पे भी आ जाएगा।
क्योंकि ये नेगलेक्ट करेंगे तो 3/2 का पावर होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 पे पावर आ जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पे k तो k है और p का जो वैल्यू है हमारा कितना आ जाएगा ये 2a इंटू क्यू अपॉन आर क्यू। कितनी बात सुन में, इसे मिटा दें हम लोग। अब जो रिलेशन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे वही रिलेशन है 2kp अपन आर क्यू, kp अपन आर क्यू, ये वाला जाता है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो जो 2 कम कर दे, 2 से डिवाइड कर दे इस वैल्यू को, तो हम लोग k का वैल्यू इसका वैल्यू सबको डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.33 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कितना समझ में आई ये, क्योंकि उसका हाफ कर दिया हम लोगों ने, 2.66 था ना, तो इसका आधा 1.33 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ऐसे निकाल लिया हम लोगों ने। और एक रिलेशन हम लोगों ने उसी जगह जहाँ टॉपिक हमने कराया है थ्योरी क्लास में, वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई, तो वो ट्वाइस के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हम लोग, ठीक है ना। वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने वहाँ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन था, तो ये एक्सियल का वैल्यू तो वहाँ से आया हुआ था 2.66, इसको डाल के फिर इसे 2 से डिवाइड करते इक्वेटोरियल का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डाइपोल का आ गया। समझ में आ रही बात, नोट कर लिए इसे। अगला क्वेश्चन में, अगला जो है ये क्वेश्चन हम लोग ने कर रहे हैं, ये देखिए क्या दे रखा है ये क्वेश्चन को, अभी हम लोग डाइपोल से करते जा रहे हैं, कई सारे सवाल किए, अभी अगला सवाल कर रहे हैं डाइपोल से। क्या दे रखा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज when placed at a distance of 0.10 meter from the middle of an electric dipole on its axial line is 0.025 Newton, and when it is placed at a distance of 0.2 meter, the force reduced to 0.002 Newton. Calculate the length of the dipole. Length of the डाइपोल। यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं जरा करके दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो हम लोग बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये फोर्स नहीं निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें, ठीक है ना। अब ये डाइपोल है, डाइपोल है तो ये हमें पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ये, और ये ए ये बी, ठीक है ना। इसके मिडिल से, डाइपोल के मिडिल से, यानी यहाँ से तक ए होगा, यहाँ से यहाँ भी ए होगा, इसके मिडिल से कितने दूरी पे रखे हैं, 0.1 मीटर पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं 0.1 मीटर पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक। फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये इतना आ रहा है, कितना फोर्स जो है ये 0.025 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। हाँ, इस पे हम लोग P, इस पॉइंट को P से नाम दे देते हैं। इस पॉइंट पे, इस डाइपोल से इस पॉइंट पे एक्सियल के लाइन में 0.1 पे लेते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स है इतना है। अब अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं एक्सियल लाइन पे 0.2 मीटर लेते हैं, ये 0.1 मीटर था, अब हम लोग 0.2 मीटर यानी कि यहाँ पे ले जाते हैं 0.2 मीटर, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कम होके वो हो गया 0.002 न्यूटन, ठीक है ना, 0.002 न्यूटन। तो हमें बताना है कि ये जो है डाइपोल का लेंथ कितना है, पूरा डाइपोल का लेंथ कितना है, ये निकालना हमें। कितनी बात सुन भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल से एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2kp/r क्यूब।
लेकिन यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस मेंशन नहीं है ए, तो हम लोग एक्सियल में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर भी है, तो उसका जो फॉर्मूला जो हम लोग लेंगे वो है। तो हम लोग करते हैं पहले क्या दे रखा, सवाल समझ में आ गया। एक डाइपोल है, अगर एक्सियल के रेंज में लेते हैं तो P यानी कि 0.1 मीटर पे फोर्स जो है 0.025 न्यूटन है, और अगर 0.2 मीटर कर लेते हैं उसी एक्सियल पे तो फोर्स इतना लग रहा है। तो इस डाइपोल का टोटल लेंथ कितना है, 2a का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड along the axial due to dipole is given as, कैसे लिखाएंगे हम लोग, E एक्सियल, हम लोग E एक्सियल 1 कर लेते हैं, 1 यानी पहले वाला केस में कितना हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो फॉर्मूला था। यहाँ पे चाहे तो इन फर्स्ट केस कर सकते हैं, इन फर्स्ट केस ये हम लोग डाल दिया है, ठीक है ना, जब यहाँ पे था। इन सेकेंड केस क्या हो जाएगा, इन सेकेंड केस इलेक्ट्रिक फील्ड along the axial in second 2kpr डैश, या r2 कर लेते हैं हम लोग, r1 है ना पे r1 ले लेते हैं, r2 कर लेते हैं यहाँ पे, और ये फिर हो जाएगा r2 का स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितनी बात सुनी, इसको सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये जो E along the axial 1 आ जाएगा, E along the axial 1 आएगा अपॉन E along the axial 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे आ जाएगा, और ये जो टर्म है देखिए, इसको लिख देते 2kpr1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर आएगा 2kpr2 अपॉन r2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो कॉमन टर्म है कैंसिल कर लेते हैं उलट के, ठीक है। तो देखिए 2kp, ये 2kp कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो r स्क्वायर r2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। जब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे E एक्सियल 1 अपॉन E एक्सियल 2, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें R1 अपॉन R2, ये तो ऐसे मिल जाएगा, ये R1 ये वाला बचा रहा है, ठीक है ना, ये हमारा R1 ये बच रहा है यहाँ से, ये R2, तो R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा। और फिर ये जो आएगा हमारा R2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अपॉन R1 स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों पे होल स्क्वायर था। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में से जो डाटा दे रखा वो तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, तो हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं और उसके पॉइंट्स को लिख देते हैं यहाँ पे, इससे मिटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे दे रखा फर्स्ट वाले केस में ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये 0.025, ये पहले वाला केस में फोर्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और दूसरे में 0.02, ये इसका ऐसे आ गया है R1 अपन R2, यानी डिस्टेंस कितना है हमारा 0.1
मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस रखा है, ये 0.1 अपॉन 0.2, ये यहाँ पे R1 अपॉन R2 का वैल्यू डाल दिया, और यहाँ पे R2 जो है ऊपर में लेते हैं R2 0.2 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, फिर ये 0.1 का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर होल, ये पूरा इस तरह से स्क्वायर आ गया। ठीक है, इनका डेसिमल जो है ना इसे कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसका भी डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आएगा 25 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1/2, और इसको जो हम लोग करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है ना, पहले हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं 0.2 का, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है हम लोगों को, 0.1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल होगा। इस होल स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, 25 पे रूट लग जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो उसका रूट खत्म, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये देखिए 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 का स्क्वायर a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये जो है कितना आएगा 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100। ठीक है ना, 1/100 ये हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/100, और ये 5a स्क्वायर आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 2/10, 1/5, 1/25, या 2/10 रखते हैं, 2/10 कर लिया, 4/100 कर लेते हैं, स्क्वायर करके 4/100 हो गया, a स्क्वायर हो गया। कितनी बात सुन रहे, ये जो है 5/100 और ये -4/100, नंबर को एक तरफ कर लिया, इस 5a स्क्वायर को उधर ले गया, 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा 1/100 और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 1/400 हो जाएगा a स्क्वायर, और a अगर निकालेंगे तो रूट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू जो देगा हमें, a का जो वैल्यू आएगा 1/20, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/20, रूट ले लेंगे इसका। नाउ लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल 2a, 2a के बराबर होगा 2 × 1/20 यानी 1/10 यानी 0.1 मीटर, ये हमारा डाइपोल का लेंथ हो गया। कितना समझ में आई? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें डाइपोल का डायरेक्ट यूज़ तो नहीं था, हाँ, मगर 2 अलग अलग पोजीशन पे फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना होता है, ये किया था। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे फ्लक्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा एक्सियल, इक्वेटोरियल और फोर्स वगैरह। इसके बाद हम लोग करेंगे फ्लक्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो हम कुछ क्वेश्चन आज कराते हैं इसको, ताकि कल जो है, इसे मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैं करके पूरा समझा के दे रहा हूँ। अब इतना समझा के है तो इससे तो थोड़ा सा रिवीजन करोगे ना, यार के फॉर्मूले भी आप लोगों को याद नहीं है। अब फिज़िक्स के हर चैप्टर में, हर टॉपिक में फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। आप खाली फॉर्मूले ही याद कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है। नीट वाले बच्चों के लिए अगर उसके पूरे फिज़िक्स में 11-12 में जितने फॉर्मूले हैं, अगर उसका एग्जैक्ट याद हो कि ये फार्मूला ये है, ये इसका ड्राइव है या इसका रिजल्टेंट फार्मूला है, अगर इतना भी याद कर लेगा तो नीट वाले बच्चे जिनको 45 क्वेश्चन आता है, 45 क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, आराम से 20 से 22 क्वेश्चन खाली फार्मूला याद होगा तो कर देंगे।
50% क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि वो उतना फॉर्मूला याद होना हर चैप्टर के हर टॉपिक से ये आसान नहीं होता। तो आप लोग भी याद करो इसे, क्योंकि आप भी करना है तो आपको भी तो करना है। जेई में भी तो, जेई में तो आसान पेपर आता है, पता है कि नहीं? जेई में बहुत आसान पेपर आता है, हाँ, एडवांस में जाके फंसता मामला, लेकिन जेई में आसान आता है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बेस पे। फ्लक्स तो जानते ही होंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस थ्योरम उन्होंने यूज़ किया था। तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला यूज़ किया था। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या दे रखा, कंसेप्ट बेस, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 6I + 3J + 4K कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। वो जो सरफेस है YZ प्लेन पे है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अगर वो सरफेस जो दे रखा हुआ YZ प्लेन पे, तो उस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो उसका जो डायरेक्शन इंक्लूड करके 20 यूनिट्स लिखेंगे, तो इसका डायरेक्शन अगर इंक्लूड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं, समझते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं हमें, तो सोल्यूशन देखते हैं। टोटल फ्लक्स passes through a given area is flux is equal to E vector dot ds vector। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स। और डॉट प्रोडक्ट कब लगाते हैं हम लोग, याद है, जब रिजल्टेंट स्केलर होगा। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर रिजल्टेंट स्केलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। यहाँ फ्लक्स जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, लेकिन वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सेम उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट यहाँ यूज़ करते हैं। डॉट को अगर हटाना चाहते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो, उन दोनों के बीच में कितने का एंगल है। पीछे हम लोगों ने थ्योरी में कराया है सब चीज़ें, रिवीजन करेंगे तभी मज़ेदारी आएगी, ठीक है ना। जब समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, वरना फिर ये सज़ा हो जाएगा। तो सज़ा तब लेगा जब आप रिवीजन नहीं करोगे, और मज़ा जब आएगा जब आप रिवीजन कर करके थ्योरी को आओगे। तो थ्योरी करके आओगे, या जो मैं करा रहा हूँ जो कल तक हो गया वो आपको तैयार है, तब तो आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। वरना फिर अगर आप सोचो कल कर लूँगा, तो कल किसने देखा है, ठीक है, कल किसने देखा है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है 6I कैप वेक्टर के फॉर्म में 3J कैप + 4K कैप, ये तो ये दे रखा है। और ds का जो वैल्यू दे रखा है 20 यूनिट तो दे रखा है YZ प्लेन में, YZ प्लेन। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 20I कैप, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस में होगा, और एक्स एक्सिस को दिखाते हैं I कैप से, ठीक है। आगे चले हम लोग। अब हम लोग फ्लक्स के लिए लिखते हैं, तो फ्लक्स का जो वैल्यू है E इंटू डी एस और E का जो वैल्यू है 6I कैप + 3J कैप + 4K कैप। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। फिर ये हमने सरफेस का 20I कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। कितनी बात सुने, जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आता है x1 x2 x2
y1 इंटू y2 z1 इंटू z2 आता है। अगर हम लोग इसमें लेना चाहेंगे प्रोडक्ट निकालते हैं, याद है कि ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालते हैं तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये हमारा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है, x1 का कोफिशिएंट 6 है, इधर x का कोफिशिएंट 20 है। इसको अगर हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि बाद में आसानी रहे। ये हम लोग 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तो e का हो गया, और यहाँ हम लोग लेते हैं 20i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ऐसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग ले सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरह से कर दिया। तो ये यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये z1 है, ये z2 है। तो ये तो 0 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, मगर इससे x1 x2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 इंटू 20 ये आ जाएगा 120 यूनिट्स आ जाएगा। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, 120 वेबर आ जाएगा ये, ठीक है। ये कितनी बात सुन में आई है। ये आ गया हमारा एक क्वेश्चन फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, नोट कर लिए, अभी तो शुरुआत हो रहा है, अभी फ्लक्स की भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इसके। गॉस थ्योरम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो याद होगा, गॉस थ्योरम को लगाने के लिए चार्ज जो है ना इंक्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज अंदर होना चाहिए, चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज अंदर होगा तब तो हम लोग गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, देख सकते हैं, और लेकिन अगर चार्ज अंदर नहीं हुआ तो हम लोगों को गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। एक डाइपोल का टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स कितना, ठीक है। अब मान लो एक डाइपोल को हम लोग ने इंक्लोज कर दिया, घेर दिया, तो उसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। कैसे, डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो हमने डाइपोल को चारों तरफ से घेर दिया, तो जो फ्लक्स निकालेंगे चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। तो एक प्लस का निकालूंगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस हो जाएगा, लेकिन वहीं पे माइनस चार्ज भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, अपोजिट होगा तो नेट 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी डाइपोल को इनक्लोज करेंगे और उसका टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो वो 0 होता है। यहाँ मैं इसको लिख दूँ रेड पेन से, ठीक है ना। द टोटल फ्लक्स ऑफ डाइपोल when it is enclosed is 0। कितनी बात सुन में आई, आगे चले पीछे चले, फोन लेके आएगा, बंद करो। हाँ पता नहीं क्या हुआ जाहिल को। ये क्वेश्चन दे रखा, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड in a uniform electric field E with its parallel to the field, ठीक है ना, E with its parallel to the field, what is the total flux through the cylinder। हाँ, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, A इंटू डी एस। देखो गॉस थ्योरम को या कोई भी कंसेप्ट जब लगाएंगे फ्लक्स का, जब चार्ज इंक्लोज्ड होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सोर्स चार्ज की वजह से है, और सोर्स चार्ज बाहर होगा, उसी में तो सिलेंड्रिकल, जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे फिगर से, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे एक सिलेंडर जो है ना इसी के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि टोटल फ्लक्स तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब चार्ज अंदर हो और वो गॉसियन सरफेस बनाया जाए। गॉसियन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तो इधर होगा, सोर्स चार्ज इधर होगा, और सोर्स चार्ज बाहर है, इस सरफेस के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अब हम लोग करके भी दिखा देते हैं कि 0 है। वैसे इसका आंसर 0 है, क्योंकि जब भी फ्लक्स निकालेंगे तो चार्ज इंक्लोज्ड होना चाहिए, यानी एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब अगर चार्ज बाहर ही है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर ये टोटल फ्लक्स 0 लेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, ई का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है। तो यहाँ पे ई का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे भी ई का डायरेक्शन इधर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये जो सरफेस है सिलिंड्रिकल, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। लेकिन इस पर जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये इसका नॉर्मल जो है ना इधर की तरफ जाएगा, ds। जो नॉर्मल लेंगे इसका सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डालना है तो इस तरह से इधर जाएगा, क्योंकि इसका रिंग जो लेफ्ट सरफेस है इधर की तरफ जाएगा, और राइट वाले का जो सरफेस होगा इसका हमें इधर जाएगा। कितनी बात सुन में। और अगर हम लोग इसके ये वाला सरफेस का लेते हैं इस पे, तो मान लो हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया, इस पे हम लोग नॉर्मल लेंगे तो ds इधर हो जाएगा। ये सिलेंडर का एक पार्ट लेते हैं कर्व सरफेस पे, तो इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा। कितनी बात सुने। इसको अगर हम लोग चाहें तो लेवलिंग कर दें, a b c, इस तरह से लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, टोटल सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज गिवन एज, टोटल फ्लक्स लेंगे, इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका सरफेस का इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका जो सरफेस जो है ना उल्टे डायरेक्शन में, ये याद रखना पड़ेगा। फिर प्लस हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ले लेंगे, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और ये ds, ठीक है ना, इधर ले लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, EC ds। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और सरफेस पे नॉर्मल इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो cos 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ आएगा EDS cos 180 डिग्री। यहाँ पे A पे ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है कि ये EB तो ठीक ही है, और ये DS है, और ये cos जो है 0 डिग्री आ गया, ये cos 0 डिग्री आ गया ये। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे E तो ऐसे रहेगा, EC रहेगा, और यहाँ पे DS रहेगा। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ है, और ये जो नॉर्मल ये इधर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो यहाँ cos 90 डिग्री आ गया। कितनी बात सुन भाई। आगे दे रखा है यहाँ पे cos 180 का वैल्यू था -1, cos 180 का वैल्यू था cos, तो ये आ जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड A ds, ये माइनस में आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो। और यहाँ पे आएगा EB ds, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये इतना ही आ जाएगा प्लस में, इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू कितना, 0, तो 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है जितना यहाँ पे है। तो EA और EB ये तो सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लगाए थे कि इस वाले सरफेस का ये ले रहा है, इस वाले सरफेस का, लेकिन वैल्यू दोनों का बराबर है। तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फाइनल जो आएगा टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो हमारा कंसेप्ट है फ्लक्स का उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसा लग रहा है, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे कैसे सपने देखे थे। ठीक है ना, तो सपने देखिए और सपनों को साकार करने के लिए कोशिश भी करिए, खाली सपने देखने से नहीं होता। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और अगर और हमें देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप समंदर के किनारे खड़े हैं, क्या मतलब समझ में आया कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, इतने सारे चीज़ें कि अभी वो तो उसका कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बस थोड़ा सा आप देख रहे हैं जितना भी वीडियो अभी तक आया हुआ है। ठीक है, तो समंदर के किनारे खड़े हैं आप, अभी बूंद बूंद करके आपको बहुत सारी चीज़ें पिलाऊंगा और खिलाऊंगा। तो उसको पीने और खाने और सीखने के लिए, क्योंकि तभी पूरी तरह से जब नॉलेज आपके पास होगा तो आप कंपटीशन को बीट करेंगे और वो कंटिन्यूअस आपको मिले, कंटिन्यूअस आपको पता चले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है ना, और अगर कोई सजेशन को कमेंट करना है और या ज़्यादा दिल खुश हुआ तो कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलेंगे फिर हम लोग, आज यहीं पे करते हैं, कल यहाँ से करेंगे।